एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है नया चैप्टर करने वाले हैं फ्रॉम दी सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लेते हैं कंटेंट आज हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका, अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड सम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सो पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में जब एक्सेसिव पावर आता है तो इवेंचुअली वो उसका मिसयूज करता है या करती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि व्हाई वी शुड हैव अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग सो दैट इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन। ठीक है, चलो सो हमें कहानी शुरू करनी है दो कंट्रीज से जिनके साथ पावर शेयरिंग करते करते कुछ गड़बड़ हुई थी और वो फिर एक सोल्यूशन तक पहुंचे थे। कैसे, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, ठीक है, जो कि हमारे हरियाणा से भी थोड़ी छोटी है। ठीक है, स्मॉलर है। इसके बॉर्डर्स शेयर होते हैं फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा छोटी है तो उसके आसपास कोई है नहीं, चार जो है मेजर कंट्रीज से उसकी बाउंड्री टच होती है। पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और इस कंट्री की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ना, वो काफी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स है, विच मीन्स कि अलग अलग एथनिसिटी के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं। ठीक है, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है, डच भाषा बोलती है। जो बाकी 40% है वो वेलोनिया रीजन में रहती है, फ्रेंच भाषा बोलती है। जो रिमेनिंग 1% है वो बेल्जियंस है और जो कि आपका जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर हम टोटल कैपिटल सिटी जो कि ब्रुसेल्स है अगर उसकी बात करें तो 80% पीपल इन द कैपिटल स्पीक फ्रेंच एंड 20% आर डच स्पीकिंग। प्रॉब्लम ये है कि पूरी कंट्री में तो मेजॉरिटी डच लोगों की है, बट मैम अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो वहां पर फ्रांस जो कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका डोमिनेशन है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और तो और जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी कि जो माइनॉरिटी में लोग हैं फ्रेंच, वो बहुत पावरफुल भी हैं पॉलिटिकली एज वेल एज जो है वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी काफी रिच है। दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो इससे डच कम्युनिटी को काफी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज पावर किसके हाथ में है, कम होते हुए भी किसी एक अलग एथनिसिटी के हाथ में ज्यादा पावर है। और ये इश्यू को लेके बीच में आपके डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल फाइटिंग अ लॉट। ठीक है, तो ये सारी जो दोनों कम्युनिटीज थी अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन की आपस में लड़ रही थी और यहाँ तक कि ये टेंशन इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी कहां पर, आपके कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्रॉब्लम थी जो कि अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन भी करी है। क्योंकि मैम डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये लोग क्या है, माइनॉरिटी थे कैपिटल में बट पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, जिनके ये जो सारी चीजें हो रही थी बिल्कुल पसंद नहीं था। अनदर कंट्री का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखते हैं, दैट इज श्रीलंका, आवर नेबरिंग कंट्री। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जिसको चारों तरफ पानी है। अब जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से थोड़ा ही किलोमीटर दूर है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, हरियाणा के जितनी ही। और भी श्रीलंका की देखे तो पॉपुलेशन काफी डाइवर्स है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी से। यहाँ की प्रॉब्लम देख ले, यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं 74% पीपल, तमिल स्पीकर है 18% और तमिल में भी सब ग्रुप्स भी हैं, विच मीन्स कि मैम एक श्रीलंकन तमिल्स हैं जो कि वहां के नेटिव हैं और एक इंडियन तमिल्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे जो 13% है। इंडियन तमिल्स जिनके फोरफादर इंडिया से कभी ट्रेड के लिए चले गए हैं ड्यूरिंग दी ब्रिटिशर्स के टाइम पर, उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। तमिल्स जो है कंसंट्रेटेड है कहां पर, श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट और जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं उनका रिलीजन मेजरली बुद्धिज्म है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और बाकी जो इंडियन तमिल है या फिर श्रीलंकन तमिल्स है वो या तो जो है हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर मुस्लिम, बल्कि थोड़ा बहुत परसेंटेज क्रिश्चियंस का भी आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। बोथ द सिचुएशंस आर कॉम्प्लिकेटेड, तो हमें यही आज समझना है। जस्ट इमेजिन कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी एडवांटेज लेती है अपने न्यूमेरिक नंबर का, मेजॉरिटी का, और बहुत सारे लोगों पे जो फ्रेंच या फिर जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं उनके ऊपर अपना जो है एक मेजॉरिटी दिखा के उनको दबाती है।
दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, और ऐसा करने से और ज्यादा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता जाएगा और बहुत ही भयंकर मेसी पार्टीशन यानी कि विभाजन भी हो सकता है जो इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था। तो ऐसे में श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो कि बहुत बड़ी मेजोरिटी होती है, दैट इज इवन मोर देन 50%, 74% इन लोगों का पूरा कॉम्पोजिशन है। नाउ अब हमें ये समझना है कि इन दोनों कंट्रीज का हमें सॉल्यूशन क्या मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप ये जो पूरा का पूरा बेल्जियम का मैप है इसको समझ लेते हैं। जो येलो वाला पोर्शन है वहां पर अब वो फ्लेमिश एरिया है, वहां पर डच लोग हैं, और जो रेड वाला पोर्शन है वो वलून रीजन है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। जो ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है बच्चों लोग वो कैपिटल है, ठीक है, और जो हमको ये शेडेड एरिया दिख रहा है दैट इज जर्मन स्पीकिंग। ये आपको पूरी कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट कि श्रीलंका ने इस प्रॉब्लम से कैसे जो है सॉल्यूशन निकाला और आपके बेल्जियम ने। चलो श्रीलंका पे आ जाते हैं। श्रीलंका ने करा है बहुत ही एकदम गलत चीज जो कि हमें पढ़नी है। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट नेशन निकल के आता है, और जो लीडर्स होते हैं, क्योंकि मैम कॉम्पोजिशन 74% सिन्हाला की है, तो सिन्हाला कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है, एक डोमिनेंस क्रिएट करती है। बल्कि वो तो बोलते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो करें बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, बट नोबडी कुड एक्चुअली हेल्प। 74% से कुछ भी हो सकता है, बट एज अ रिजल्ट ये जो हमारी गवर्नमेंट थी, सिन्हाला गवर्नमेंट थी, जो कि बहुत ज्यादा फेवर करती थी सिन्हाला स्पीकर्स को, और इन्होंने एक यहाँ पर टर्म मेजोरिटेरियन जो है स्टैब्लिश करा अपना सिन्हाला सुप्रीमेसी, विच मीन्स कि मैम ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों लोग। ये जो स्टार मार्क मैंने बनाया है आपके, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम की मेजोरिटी कम्युनिटी को ही कंट्री को रूल करना चाहिए, जैसे जिसको जो है कुछ भी काम दे वो आपको मानना पड़ेगा। तो श्रीलंका के मॉडल में बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक मॉडल था। 1956 में तो यहाँ तक कि इन्होंने कानून भी पास कर दिया और सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना लिया, यानी कि जो भी आप पेपर वर्क होगा या कुछ भी जो चीजें होंगी वो सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेजेस में होंगी। उसके वजह से क्या हुआ कि तमिल जो भाषा बोलते थे उनकी फीलिंग बड़ी सारी हर्ट हो गई, तो गवर्नमेंट ने यहाँ तक की प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी फॉलो करी कि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ही गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी पोजीशंस, टीचर्स वगैरह की जॉब सिर्फ इन्हीं को ही मिलने वाली है। और यहाँ तक कि एक नया संविधान जो है बनाया गया, उसमें बोला गया कि सिर्फ आपने बुद्धिज्म को फॉलो करना और उसका ही बचाव, उसका ही देखरेख करनी है। वॉज वेरी डिग्रेडिंग फॉर दी अदर लैंग्वेजेस। ऑल दो बच्चे लोग और भी बहुत सारे मेजर्स यहाँ पर लिए, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको एक एलिनिएशन फीलिंग होने लगी, एक अलग भावना उनके अंदर होने लग गई, जिसके वजह से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज भी बुद्धिस्ट लोग चला रहे थे और वो बाकी दूसरे कल्चर और लैंग्वेज की कोई भी कदर नहीं करते थे। They felt कि constitution government policies denied to them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। अब श्रीलंकन तमिल्स को और बाकी कम्युनिटीज को लग रहा था कि सिर्फ सिन्हाला लोग हमारे कुछ भी चीज नहीं सुन रहे हैं, जिसके वजह से इनके रिश्ते सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटीज के समय के साथ साथ रिश्ते और ज्यादा जो है खराब होते गए। अब श्रीलंकन तमिल्स ने भी यहाँ पर अपनी पार्टीज बनाने के लिए जो है लोगों को इकट्ठा करा, सपोर्ट उनका जनरेट करा, बट ऑफिशियल लैंग्वेज वो चाहते थे कि हमारे रीजन में तमिल को बनाया जाए, हमको एक रीजनल ऑटोनॉमी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको भी मिले, जॉब सिक्योरिटी और यहाँ पर एजुकेशन हमारे बच्चे को भी मिले जैसे सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को मिल रही है। बट डेफिनेटली बच्चे लोग ये बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे, तो इनके जो भी पॉपुलर रिवोल्ट होते थे, जो भी यहाँ पर चीजें करते थे, उसको रिपीटेडली डिनाई कर दिया जाता था। इवेंचुअली इतनी ज्यादा यहाँ पर चीजें बढ़ गई कि 1980s तक तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग बोलने लगे कि हमें एक नया राज्य चाहिए, हमें एक नया देश चाहिए जिसको तमिल एलएम, ये लोग कहने लगे, एलएम स्टैंड्स फॉर स्टेट, और ये बोलते थे कि हम नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहना पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज के बीच में, किस किस के बीच में, जो सिन्हाला एंड आपका श्रीलंकन तमिल्स, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इवन इट लुक्ड लाइक अ सिविल वॉर। सिविल वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई अपने देश में किसी इशू को लेके आपस में ही लोग लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सिचुएशन। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। हजारों लोग दोनों कम्युनिटी से मर गए, तो काफी प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम थी ये।
ठीक है। मेनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड चला गया, लोग अपनी फैमिली से अलग हो गए। और यहाँ तक कि हमने देखा कि श्रीलंका कितना अच्छा HDI वगैरह में रैंक करता था, सब कुछ उसका एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ खराब हो गया। और सिविल वॉर एक ऐसा टेरेबल सेटबैक देके जाता है सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड में कि कंट्री को आज तक भी बहुत ज्यादा जो है डेथ में आपको देखने को मिलेगी। श्रीलंका आज भी वो ना इतना इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया। तो ये जो है इश्यू किसके साथ था? श्रीलंका के साथ, जिसने अपनी पावर शेयरिंग को मेजोरिटी के हाथ में दे दिया और लोगों के इतनी कॉम्पोजिशन को नहीं समझा, एंड विच लेड टू लॉट अदर प्रॉब्लम्स लाइक इकोनॉमिक फ्रंट पर बैकग्राउंड में जो है वो चले गए, ठीक है, बैकवर्ड हो गए। और जो है सोशल बैकवर्डनेस आ गई, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक पार्टीशन जैसा इशू, सिविल वॉर जैसा इशू चल रहा है। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम। क्या बेल्जियम ने भी सेम पाथ फॉलो करा है या उसने कुछ डिफरेंट पाथ जो है फॉलो करा है पावर को शेयर करने के लिए? तो जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने डेफिनेटली एक अलग ही रास्ता चूज करा था, जहां पर बच्चे लोग उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिए थे लोगों के अलग अलग एथनिसिटी को, वो रिस्पेक्ट करते थे। जो भी लोगों के कल्चर डाइवर्सिटीज होते थे, अलग अलग धर्म या फिर जो अलग अलग कास्ट, जो जिससे भी वो बिलोंग करते थे, उसको अपना लिया गया था। और यहां तक कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स अमेंड करा है ताकि और बेहतर वो उसको बना सके और ताकि सारे के सारे लोग अच्छे से सेम कंट्री में ही रह सके। और इस अरेंजमेंट को बहुत सारी कंट्री ने बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी करा और उसको बहुत इनोवेटिव मेथड भी बनाया। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करता है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो है वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑल्सो। हर एक लैंग्वेज के ग्रुप से भी इक्वल मेंबर्स होंगे ताकि सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली ना बना पाए, यानी कि सिंगल हैंडेडली वो कुछ भी डिसीजन ना ले पाए। यहां तक कि मेनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, फ्लेमिश रीजन में, वलून रीजन में, और यहां तक कि आपके बाकी सारे रीजन्स को इक्वल पावर दी गई ताकि किसी भी एक इंसान के हाथ में बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर ना हो। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी, यानी कि उसको जवाबदेही नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कि एक और जो है ना, यहाँ पर ब्रुसेल्स ने एक सेपरेट गवर्नमेंट भी बनाई जहां पर दोनों कम्युनिटीज होंगी और जहां पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पाइट ऑफ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी differences they accepted their differences very well। और एक और चीज हमें यूनिक यहाँ पर देखने को मिलती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा पूरे देश के लिए एक सरकार और राज्यों के लिए एक सरकार के अलावा भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन्होंने जो है इलेक्ट करी, जो कि एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करी थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। नो मैटर वेयर दे लिव्ड, अगर बाय चांस किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज देयर टू लुक एट द ग्राउंड लेवल। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इनहैंस करते हैं उनके कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को। सो यू माइट फाइंड बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट बहुत अच्छे से इसने जो है यहाँ पर वर्कआउट करा है और बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर इससे सीखा भी है। यहाँ तक कि मेनी कंट्रीज इन यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। इतने अच्छे से इसने सारी चीजें एग्जीक्यूट करी है कि यहाँ तक यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है आपके ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज से हमने बहुत कुछ सीखा। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही अपने आप को डेमोक्रेसीज बोलती हैं। ठीक है, दोनों ही बोलती कि हम लोग तो जो है डेमोक्रेटिक हैं, बट दोनों ने अपने पावर को बहुत डिफरेंटली शेयर करा। बेल्जियम के लीडर को समझ आ गया था यूनिटी है तो सब कुछ है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और सच रियलाइजेशन की वजह से ही एक्सेप्टेबल हुआ म्यूचुअली कि हम पावर को शेयर करेंगे, अदरवाइज वहां पर भी पार्टीशन की पूरी सिचुएशन बन चुकी थी। बट श्रीलंका का एग्जाम्पल काफी कॉन्ट्रास्टिंग है। यहाँ पर देखा कि मेजोरिटी कम्युनिटी कैसे अपना डोमिनेंस फोर्स करती है, जिसकी वजह से कंट्री बहुत ज्यादा बैकवर्ड और हो जाती है फॉरवर्ड होने के बजाय, और आपकी यूनिटी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए होती है क्योंकि हमको 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन यहाँ पर देखने हैं कि पावर शेयरिंग हमारे लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है उसको खत्म करती है।
ठीक है, अगर हम सब लोग सारे इक्वल हैं तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती, बट अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर है और कोई बहुत ज्यादा नीचे है तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। ठीक है, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लेड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हमको बहुत ज्यादा पीछे खींच देते हैं। तो ऐसे में अगर हम मेजोरिटी की विल इम्प्लाई करेंगे तो एक अच्छा नहीं होगा शॉर्ट रन में, बल्कि लॉन्ग रन में तो और ज्यादा खराब होगा और यूनिटी हमारे देश की खराब हो जाएगी। ठीक है, और यहां तक कि मैम हमको यहाँ पर दो जो सेकंड रीजन है, डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी इज दैट इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल मीन्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। द पावर हुज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज दोज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, जिसको फायदा हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, सबको इक्वल लेके चलती है। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो ह्यूमैनिटेरियन हैं उन्होंने दो सेट्स दिए हैं आपके किस चीज के लिए, पावर शेयरिंग के लिए। वन इज प्रूडेंशियल एंड सेकेंड वन इज मॉरल। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, देखो मॉरल मतलब होता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आप क्लास 10th में हो, दैट इज अ मॉरल रीजन यू हैव बुक्स। प्रूडेंशियल रीजन ये है कि आप उन बुक्स को पढ़ के अच्छे से क्या ले आओ, मार्क्स ले आओ। सो मॉरल रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ बुक एंड प्रूडेंशियल रीजन इज कि आप उसका यूज करो। सो बेसिकली पावर शेयरिंग होना एक मॉरल रीजन है, आप उसको कैसे और बेहतर बना रहे लोगों के लिए, वो प्रूडेंशियल रीजन होता है। ठीक है, इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है, सबको पसंद आती है। अब हमें थोड़ी सी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे जो है पावर शेयरिंग के ऑपोजिशंस आए हैं, लोगों का अलग अलग ओपिनियन आया है, बट बहुत सारी बात ये समझाती है हमें कि पावर शेयरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अलग अलग जो है ना आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न डेमोक्रेसी में अलग अलग इसके अरेंजमेंट है। जो नंबर 1 अरेंजमेंट है दैट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए जो है यूज करा जाता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है एंड आपका जुडिशरी होता है। एक कानून को बनवाता है, ठीक है, एक कानून को फॉलो करवाता है और एक कानून जो नहीं फॉलो करता उसको सजा सुनाता है। ठीक है, और ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन, ये जो तीनों ही ऑर्गन है काफी ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, एक इंसान के हाथ में ज्यादा पावर चली जाएगी। ठीक है, तो इनको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं बिकॉज ये सेम लेवल पर होते हैं, एक्सरसाइज सेम पावर बट एट डिफरेंट जो है जोन्स में। ठीक है, तो ऑर्गन्स अनलिमिटेड पावर एक दूसरे पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इनको चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों पर चेक करते हैं कि कहीं कोई गलत कानून तो पास नहीं हो रहा है, कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं सुनाया जा रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, और यहां तक कि मैम जो है ना लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ठीक है, तो भले ही कोई भी कानून जो है कोई भी लीडर अगर पास कर रहा है तो जुडिशरी में आप जो है उसकी प्ली डाल सकते हैं, नहीं पसंद आएगा तो वो विड्रॉ हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है बच्चे लोग, इसको अरेंजमेंट को पूरा चेक एंड बैलेंस कहते हैं। सारे के तीनों ऑर्गन्स तीनों अब एक दूसरे पर चेक करते रहते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सेकेंड इज पावर डिफरेंट लेयर्स में भी यानी कि लेवल्स में भी शेयर होती है। अपने इंडिया में एक जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए, प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर जो कि जिसको राज्य सरकार भी कहते हैं। ठीक है, और जो है इसको फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर भी बच्चे लोग कहते हैं। इंडिया में हम लोग सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और बाकी अलग अलग नामों से स्टेट गवर्नमेंट को जाना जाता है। इंडिया में हम इसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये सिस्टम हर एक कंट्री में नहीं फॉलो करा जाता है, कहीं कहीं पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कहीं कहीं पर फेडरल। यूनिटरी मतलब वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, बट इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म को हम फॉलो करते हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और बाकी इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स अगर हम बात करें तो डिफरेंट लेवल है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको ये पावर डिफरेंट लेवल्स की बिल्कुल स्पेसिफाइड है और ये बेल्जियम से भी हमने बहुत देखा, बेल्जियम में ही हुआ बट श्रीलंका में ये नहीं हुआ और इसी को ही फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल एट लोअर लेवल और इसीलिए बच्चा लोग हमको लोअर लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज एंड पंचायत फॉर रूरल एरियाज देखने को आराम से मिल जाती है, ताकि हायर एंड लोअर लेवल का जो है वर्टिकल डिवीजन रहे। तो रिमेंबर कि जो हमारा ऑर्गन्स वाला पोर्शन है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली इक्वल है और जो हमारा लेवल्स है वो वर्टिकल होता है क्योंकि एक के बाद एक पावर शेयर करता है और जो सबसे ऊपर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। थर्ड इज पावर मे बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के भी बीच में पावर को शेयर करा जाता है, जो कि हमने एग्जांपल देखा भी बेल्जियम के केस में कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कुछ कंट्रीज में तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं ताकि वीकर सेक्शन विमेन रिप्रेजेंटेशन होती रहे, सारे के सारे लोग इक्वालिटी रहे, पावर शेयरिंग सिर्फ मेन के हाथ में ना हो बल्कि विमेन के हाथ में भी थोड़ी बहुत पावर शेयरिंग होती रहे। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारे पास रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, कुछ लोग जो माइनॉरिटी में हमने उनको
उनको इक्वल लेवल पर पावर शेयर करने के लिए रिजर्वेशन आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये सारे अरेंजमेंट से पावर शेयर होती है और जितनी भी डाइवर्सिटी है सब लोग मिलजुल के रहते हैं। दिस मेथड इज गिवन टू माइनॉरिटी ताकि कम्युनिटीज को एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले और वो सब खुशी से रहे। ठीक है, लास्ट है हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर मूवमेंट्स। अब पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है जीत रही है, कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, तो इस तरीके से भी पावर को शेयर करा जाता है। और कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फार्मर्स का ग्रुप होता है, डॉक्टर्स का कुछ प्रेशर ग्रुप होता है, यहाँ तक कि ऑटो वालों का भी एक प्रेशर ग्रुप होता है। वो आपने सुना होगा कि बैंक वाले हड़ताल पर चले गए, ऑटो वाले हड़ताल पर चले गए, ये सारे ये भी कंट्रोल करते हैं बच्चा, और डेमोक्रेसी में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये पावर शेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो अलग अलग आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, भी पावर को शेयर करती हैं। आज कोई और पार्टी है जो नई आइडियोलॉजी के साथ आ रही, कल कोई और आएगी डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ। ठीक है, और यहां तक कि मैम हमारे देश में तो अलायंस भी बन जाता है, दो पॉलिटिकल पार्टी सरकार भी चलाती हैं, और ऐसे में क्या होगा, दो दो ओपिनियन सुनने पड़ेंगे, अलग अलग ओपिनियंस को साथ लेके चुनना पड़ेगा। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, जिसके वजह से गवर्नमेंट में उनकी पावर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लेके आती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी रिसेंटली अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर्स डिड नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो फायदे में नहीं था, उनको लगा फार्मर्स को, तो वो वापस ले लिया गया बिल। ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरीके से पावर को शेयर करा जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप दैट you found this chapter very very interesting. So thank you so much everyone. See you in my next class. Bye bye, take care.